यस बच्चों, हम करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन बिजनेस लो मॉडल टेस्ट पेपर 1। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 1A। कशिश वाज रनिंग अ आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस सिंस लॉन्ग। तो कशिश है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस में है। ही सोल्ड हिज बिजनेस टू नमन। अच्छा, इसने क्या किया है, इसने अपना पूरा बिजनेस किसको सेल कर दिया है, उसने सेल कर दिया है नमन को। आगे क्या बोल रहा है, एंड प्रोमिसेस नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड रियल डायमंड ज्वेलरी। देखिए उसने क्या बोला, कशिश ने बिजनेस किसको ट्रांसफर किया था, नमन को। अब ये केस आ जाता है आपका गुडविल वाला। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में अगर हम सेक्शन 27 की बात करें तो सेक्शन 27 में क्या होता है, तो सेक्शन 27 ये बोलता है कि जब भी आप किसी भी गुडविल की वजह से अगर गुडविल के एक्स्ट्रा पैसा देकर अगर आपने बिजनेस को परचेज किया है तो सामने वाला बंदा आपको ये सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस फॉर स्पेसिफिक, या फिर मैं बोल दूं कि भाई रीजनेबल टाइम पीरियड के लिए, है ना, स्पेसिफिक लिमिट्स, मतलब कि लोकल लिमिट्स में आप ये सेम बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन वो रख सकता है जिसको हम बोलते थे रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्रेड, प्रोफेशन एंड बिजनेस। इन तीनों के लिए ऊपर आप रिस्ट्रेन लगा सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। कब, जब आपने गुडविल के लिए क्या दिए है, पैसे दिए हैं, ये कौन बोलता है, सेक्शन 27 बोलता है। बट उसके एक्सेप्शन यही बोलते थे कि भाई वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस होना चाहिए, स्पेसिफिक रीजनेबल टाइम के लिए होना चाहिए, और ये लिमिट्स भी आपकी कितनी लोकल लिमिट्स के लिए होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे वो क्या बोलता है, तो भाई उन्होंने बोल दिया है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस भी आप मत करो, जो वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिमिलर बिजनेस है। उसके साथ साथ ये बोल दिया उसने कि भाई रियल डायमंड का बिजनेस भी आप मत करो। अब मुझे ये बताइए, क्या ये कंडीशन वैलिड है क्या? आर्टिफिशियल ज्वेलरी अलग चीज होती है और रियल डायमंड का बिजनेस वो अलग है, तो दोनों सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। बट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है आगे। किधर गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड रियल डायमंड ज्वेलरी इन दैट एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर। अच्छा, 1 साल के लिए बोला है तो टाइम तो रिजनेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आफ्टर 2 मंथ्स, जैसे ही 2 महीने खत्म हुए, 2 महीने के बाद कशिश क्या करता है, 2 महीने के बाद कशिश क्या करता है, तो 2 महीने के बाद कशिश ओपन अ शोरूम फॉर रियल डायमंड ज्वेलरी। क्या उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया है? नहीं, उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू नहीं किया। उसने जो बिजनेस बेचा था वही सेम बिजनेस या फिर सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस शुरू नहीं किया। उसने तो कौन सा बिजनेस शुरू किया है? उसने शुरू किया है रियल डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस। नमन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट कशिश फॉर क्लोजिंग द बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी बिजनेस as it was against the agreement. Whether Kashish is liable to close his business of real diamond jewelry following the provision of Indian Contract Act 1872. क्योंकि वैसे तो कंडीशन सही थी। कंडीशन कितनी होती है भाई? कंडीशन उन लोगों ने बोला था 3 कंडीशन होती है भाई, लोकल लिमिट्स में होना चाहिए, फॉर स्पेसिफिक रीजनेबल टाइम के लिए होना चाहिए, और सिमिलर बिजनेस के लिए होना चाहिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस तो उसने अगर शुरू किया होता, अगर कशिश ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया होता तो यस, नमन केस जीत जाता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल डायमंड ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी से कैसी है, डिफरेंट है, वो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस नहीं बोल सकते। और अगर वो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस नहीं है तो भाई नमन की बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। नमन कशिश को रियल डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करने से नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कशिश इज लायबल, वेदर कशिश इज लायबल टू क्लोज द बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कशिश को अपना धंधा, अपना बिजनेस रियल डायमंड ज्वेलरी का बंद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, यस, क्वेश्चन V1
B. The paid up capital of Darshan Photographs Private Limited is rupees 1 crore in the form of 50,000 equity shares of rupees 100 each and 50,000 preference shares not carrying any voting rights of rupees 100 each. तो क्या बोल रहे हैं, एक दर्शन फोटोग्राफ प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसकी टोटल अगर देखने जाए तो पेड अप कैपिटल कितनी है, 1 करोड़ रुपीस की कैपिटल है, जिसके अंदर 50,000 इक्विटी शेयर्स है ना, 50,000 इक्विटी शेयर्स है और 50,000 प्रेफरेंस शेयर बनाकर ये पूरी 1 करोड़ रुपीस की पेड अप कैपिटल बनती है, जहाँ पे आपके दोनों के मतलब फेस वैल्यू जो है दोनों की कितनी है, 100 रुपीस है। फाइन, बट हमें एक बात ध्यान रखनी है, प्रेफरेंस शेयर में आपको राइट नाउ किसी भी तरह का वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं, उनको क्या चाहिए आंसर। Shadow Evening Private Limited is holding 25,000 equity shares in Darshan Photograph Private Limited. अच्छा, एक और कंपनी है जिसका नाम है Shadow Evening Private Limited। अब ये कंपनी DPPL में होल्ड करती है कितने शेयर्स, वो शेयर्स होल्ड करती है 25,000 के। अब मुझे ये बताइए, ये लोग जाने वाले हैं कहाँ पे, वो आपको पता है, ये लोग क्वेश्चन में जाने वाले हैं होल्डिंग या फिर सब्सिडियरी में, कि भाई क्या इसको आप होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी मान सकते हो, ऐसा कुछ ही पूछने वाले हैं। देख लेते हैं, स्टेट विथ रीजन वेदर दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद दूसरा भी दिया है, वेदर योर आंसर वुड बी डिफरेंट इन केस Shadow Evening Private Limited is holding 25,000 equity shares and 5,000 preference share in Darshan Photographs Private Limited। अब मेरी बात सबसे पहले सुनिए कि होल्डिंग और सब्सिडियरी की बात करें तो सब्सिडियरी कंपनी की सबसे पहले सेक्शन क्या आ जाती है, 287 के अंदर उसका मीनिंग डिफाइन किया हुआ है, तो आपको सबसे पहले वो डेफिनेशन लिखनी है। उसमें क्या बोलते हैं, तो भाई सब्सिडियरी कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी कब हो सकती है, अगर वो कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, मतलब कि भाई डायरेक्टर को रिमूव करने का राइट भी आपके पास है और उसको अपॉइंट करने का राइट भी आप ही के पास है, वो भी कैसे, डायरेक्टर्स मेजॉरिटी ऑफ राइट, जिसको आप बोलते हो। अगर आपके पास ये राइट्स है तो आप बोल सकते हो कि आपको कंपोजिशन चेंज करने का या फिर कंट्रोल करने का राइट ये पर्टिकुलर कंपनी के पास आ जाता है। दूसरी एक कंडीशन की बात करें तो इसके अलावा या तो ये होना चाहिए या फिर और है बीच में, और के मुताबिक क्या बोलते हैं कि भाई आप एटलीस्ट वन एंड हाफ आपके पास क्या होना चाहिए, वोटिंग पावर होना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि अगर हम वोटिंग पावर की मतलब कि शेयर्स की बात करें जो क्या कैरी करते हो, वोटिंग पावर कैरी करते हैं, तो यहाँ पे वो सिर्फ हमारे पास कौन से है, इक्विटी शेयर्स है। हम प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस दे सकते हैं कब, जब हमारे पास क्या हो, वोटिंग राइट्स हो, अगर वो हमें वोटिंग पावर दे रहा है तब आप उनको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बट क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट्स नहीं है, हम यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो टोटल पेड अप कैपिटल हो गई 1 करोड़ रुपीस की, या फिर हम अगर शेयर के हिसाब से बोलते तो 1 लाख शेयर्स आपके पास टोटल अवेलेबल है। उसमें से SEPL सिर्फ कितने शेयर्स होल्ड कर रही है, 25,000। अगर इंटू 100 कर दे, मुझे बताइए क्या ये 50% हो रहा है, क्या 1.5 हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो फिर हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि SEPL DPPL की होल्डिंग कंपनी है, ना जी ना, नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने ये भी पूछा था कि whether your answer would be different in case Shadow Evening Private Limited is holding 25,000 equity share। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने 5,000 और क्या ऐड कर दिया, 5,000 और प्रेफरेंस शेयर ऐड कर दिया। बट मैंने आपको पहले ही बोला, क्या प्रेफरेंस शेयर वोटिंग राइट्स कैरी करते हैं, जी नहीं, तो फिर हम इनको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। और अगेन हमारा आंसर सेम ही रहेगा, SEPL DPPL की
होल्डिंग कंपनी नहीं है। पुल इट आउट, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, यस, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 1 का सी। Define partnership and name the essential element for the existence of a partnership as per the Indian Partnership Act 1932। उन्होंने बोल दिया कि भाई आप क्या डिफाइन कर दो, पार्टनरशिप डिफाइन कर दो। अब आपकी डेफिनेशन में से ही आपके एसेंशियल एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे। पार्टनरशिप के डेफिनेशन आपको सेक्शन 4 में बताई गई है ना, और उसके एलिमेंट्स भी। तो पार्टनरशिप क्या बोलता है, तो भाई पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है कि भाई आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, प्रॉफिट शेयर कर रहे हो। और दूसरी एक चीज आ गई म्यूचुअल एजेंसी, राइट। अगर ये दोनों चीज आ जाते हैं, है ना, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, दूसरे पार्टनर भी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 और उससे ज्यादा पार्टनर्स हैं। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो शुरू ही कहाँ से करते हैं, तो हम शुरू करते हैं भाई सबसे पहली बात एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पार्टनर्स। हम एक से ज्यादा पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई सेक्शन 8 मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमारा अल्टीमेट क्या है एम, प्रॉफिट अर्न करने का। तो तीसरी चीज ये भी आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। आप सबसे पहले तो अग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद अग्रीमेंट में क्या अग्री कर रहे हैं, तो भाई हम अग्रीड कर रहे हैं, क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होता है वो क्या आ जाता है, म्यूचुअल एजेंसी। एक करेगा या फिर एक के भी आप पे सब करेंगे या सब करेंगे, सबको लायबल बनाएंगे इंक्लूडिंग पार्टनरशिप को भी। चलिए फटाफट से लिख लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसका भी ए। Kapil entered into a contract with Rahul to purchase 1000 liters of mustard oil at the price which should be fixed by अखिलेश। देखिए कपिल ने राहुल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि भाई मैं आपको 1000 लीटर्स ऑयल, अच्छा ऑयल का यहाँ पे तो स्पेसिफिक बता दिया कि कौन सा ऑयल चाहिए, तो भाई मस्टर्ड ऑयल चाहिए, है ना। मस्टर्ड ऑयल के 1000 लीटर्स हम आपको डिलीवर करेंगे, बट उसके लिए प्राइस कौन फिक्स करेगा, तो बोल रहे प्राइस करेगा अखिलेश, है ना। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कौन आ गया, टीपी आ गया। टीपी माने थर्ड पार्टी आ गया। देखिए याद कीजिए सेक्शन 9 ऑफ दी सोगा, सेक्शन 9 क्या बोलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस कैसे डिसाइड करते हो, तो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी फिक्स किया होगा, हो सकता है कि वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर दिया है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई मैनर डिसाइड की गई होगी, जैसे कि भाई आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने वाले हो, मतलब कि वैल्यूअर को लेकर आ रहे हो। या फिर तीसरा तरीका आ गया भाई पार्टीज खुद डिसाइड कर लेगी अपने हिसाब से, राइट। तो ये तीनों तरह से आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो। इन लोगों ने यहाँ पे कौन सा तरीका यूज किया है, वैल्यूअर वाला, मतलब कि थर्ड पार्टी वाला, राइट। अब थर्ड पार्टी के लिए आपके पास आ जाती थी सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बोलता था, तो सेक्शन 10 ऐसा बोलता था कि भाई अगर इफ इन केस थर्ड पार्टी समहाउ प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा, अगर उसने मना कर दिया कि भाई मैं प्राइस डिसाइड नहीं कर रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। अच्छा, दूसरी एक चीज उन्होंने ये भी बताई थी, अगर थर्ड पार्टी को किसी ने प्रिवेंट किया है, कोई भी इधर पार्टी ने, तो जो भी पार्टी डिफॉल्ट में है वो लॉस बेयर करेगा, वो कंपेंसेशन देगा। सही है। अब देखते हैं यहाँ पे केस में क्या होता है आगे। Rahul already delivered 600 liters out of 1000 liters to Kapil, but when remaining 400 liters was ready to deliver। अच्छा, राहुल को ऑलरेडी कितनी डिलीवरी मिल गई है, राहुल को विथ राहुल टू परचेज। अच्छा, राहुल हमारा सेलर है, उल्टा हो गया, ये हमारा बायर है। अच्छा, राहुल ने क्या किया है, राहुल ने ऑलरेडी
कपिल को 600 लीटर्स क्या कर दिए, डिलीवर कर दिए। अब जब 400 लीटर्स की बात आ गई, बाकी के 400 लीटर्स की जब बात हुई, तब क्या होता है, अखिलेश डिनाई दी फिक्स दी प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल। ये जो थर्ड पार्टी था अखिलेश, उसने क्या बोला, मैं प्राइस डिसाइड करूंगा नहीं। देखते किसी पार्टी ने उसको प्रिवेंट किया है क्या। अखिलेश डिनाइड फिक्स दी प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल। राहुल आस्क कपिल टू रिटर्न दी ऑयल ऑलरेडी डिलीवर एंड अवॉइड द डिलीवरी ऑफ 400 लीटर्स। उसने क्या बोल दिया, राहुल ने बोला भाई 600 लीटर्स जो मैंने ऑलरेडी तुझे डिलीवर कर दी है वो वापस लौटा दे, 400 लीटर का तो मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ, है ना। कॉन्ट्रैक्ट वो क्यों ही डिलीवर करेगा जब प्राइस ही फिक्स नहीं हो रही है। कपिल sued राहुल फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग 400 लीटर्स मस्टर्ड ऑयल, एडवाइस इन द लाइट ऑफ द सोगा 1930। कपिल ने क्या किया, कपिल ने ऊपर से राहुल के ऊपर केस कर दिया कि भाई तूने 400 लीटर डिलीवर क्यों नहीं किया। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, तो यहाँ पे एक और थर्ड चीज सेक्शन 10 में बताई गई थी। सेक्शन 10 ने ये बोला था, अगर कोई पार्ट परफॉर्मेंस हो गया है, जैसे कि यहाँ पे हुआ 600 लीटर ऑलरेडी क्या हो चुका है, डिलीवर हो चुका है, तो आप इसके लिए तो आपको प्राइस पे करनी ही पड़ेगी। वो भी कैसी प्राइस, रीजनेबल प्राइस, जो भी बनता है वो पे कर दीजिए। तो यहाँ पे 600 लीटर के लिए राहुल को पैसे मिल जाएंगे। और रही बात बाकी के 400 लीटर के लिए, इसको आप क्या कर दो, इसको आप अवॉइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 लीटर का केस था, 1000 लीटर में 600 लीटर ऑलरेडी डिलीवर हो गया था, तो जो डिलीवर हो चुके हैं उसके लिए प्राइस राहुल को मिल जाएगा। और रही बात 400 लीटर के लिए, राहुल के पास पूरा राइट है, वो 400 लीटर के लिए क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता है। बोलिए आपको समझ में आया, फटाफट से बोलिए, फटाफट से बोलिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बी की, क्या बोला है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। सीधा क्वेश्चन पूछा है। Under the Companies Act 2013, what are the consequences of ultra wires acts of the company? अच्छा, सबसे पहले अगर हम अल्ट्रा वायर्स की बात करें, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, तो वो क्या होता है, तो भाई कोई ऐसा काम कंपनी ने कर दिया जो बियॉन्ड दी पावर है। अच्छा, पावर कहाँ डिसाइड होगा, तो पावर आपका डिसाइड होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ऐसी कोई भी चीज कंपनी नहीं कर सकती जो उसके पावर में ना हो, जो आपका मेमोरेंडम आपको ऑथोराइज नहीं कर रहा। अगर ऐसा कुछ आप कर देते हो, अगर कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया, तो इसकी इम्पैक्ट क्या आएगी या फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेस ये आएंगे। सबसे पहली चीज, वैसे तो मेमोरेंडम के बाहर आपको काम करना ही नहीं चाहिए था, आपको इसके बियॉन्ड दी पावर वर्कआउट करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आपने कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, क्या कंपनी लायबल होगी, मुझे बताइए, कंपनी लायबल होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती। कंपनी लायबल इसलिए नहीं होती क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर सामने वाले ने अगर वो जानता है फिर भी किया तो वो गलत है। अगर वो जानता नहीं है, सामने वाला अगर इस पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रीड करके नहीं आया, आपके पावर में के बारे में जानकर नहीं आया, ये उनकी गलती है। हाँ, यहाँ पे कंपनी लायबल नहीं होगी अदर पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बट यहाँ पे एक बात तो है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वॉइड, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जो भी काम किया, कंपनी ने जो मतलब खुद के बियॉन्ड दी पावर जो भी काम किया है, क्या उसको रेटिफाई कर सकते हैं? उसको रेटिफाई सिर्फ कौन कर सकते हैं, शेयर होल्डर कर सकते हैं। वैसे तो वो रेटिफाई नहीं कर सकते, बट अगर शेयर होल्डर चाहे तो वो रेटिफाई कर सकते हैं। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 सी जो आपको पूछ रहा है, LLP इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप। एक्सप्लेन। आपको यहाँ पे LLP के फीचर्स में जो आपको दिया गया था, राइट, कि भाई लिमिटेड लायबिलिटी वाला कंसेप्ट, कि भाई यहाँ पे पर्सन्स मतलब कि पार्टनर्स वो खुद पर्सनली लायबल
क्या होते हैं? नहीं होते, राइट। तो यहाँ पे पर्सनली वो खुद से लायबल नहीं है, सिर्फ कंपनी लायबल रहेगी, उनकी एसेट सेल कर की जाएगी, राइट। तो यहाँ पे वो पर्सनली लायबल नहीं है, इसी वजह से वो लायबिलिटी कैसी हो जाती है? लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। उसके साथ साथ पार्टनरशिप की जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट है वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि भाई वो आप अपना इंटरनल स्ट्रक्चर अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट आप डिस्कस कर लो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 A and B are partners in Messrs AB and Company, right? A and B दोनों क्या है? Partners है। Firm is doing business of trading of plastic bottles. A is authorized to sell the stock of plastic bottle. It was decided between them that A should sell the plastic bottles at the minimum price which they have decided, and if A sells at a price less than minimum price, he should first take the permission of B. तो वैसे तो ए को प्लास्टिक बॉटल सेल करने का पूरा अथॉरिटी है, पर अगर वो मिनिमम प्राइस से कम में बेचना चाहता है तो बी की क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो अगर वो मिनिमम प्राइस से कम में बेचता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी बी की। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बता रहा है। A sells at a price less than minimum price. He should first take the permission of B due to sudden change in government policy. Government policy change हो गई. The price of plastic bottles were continuously declining. Prices कम बस कम ही हो रही है. To save the loss of firm, A sold the stock at lower price. क्या हो गया यहाँ पे? हो गया कि भाई फर्म को उन्होंने स्पेसिफिकली बोला, देखिए वैसे भी फर्म को लॉस हो सकता था, उससे उसको सेव करने के लिए ए ने क्या किया? ए ने एक डिसीजन लिया, ए ने कम प्राइस में प्लास्टिक बॉटल क्या कर दी? सेल कर दी, ताकि फर्म को क्या ना हो? लॉस ना हो। क्या उसने एक बी की परमिशन ली? देखते हैं। The price of plastic bottles were continuously declined to save the loss of firm. A sold the stock at lower price. Meanwhile, A tried to contact B but could not do so as B was on a foreign trade. Afterwards, when B came, he filed the suit to recover the difference of sale price and minimum price to the firm, whether we can do so under the provision of Indian Partnership Act 1932. A ने B को कांटेक्ट करने का कोशिश की थी, बट समहाउ कांटेक्ट नहीं हो पाया। तब A ने एक डिसीजन लिया। A ने क्या डिसीजन लिया? फर्म को लॉस से बचाने के लिए उसने कम प्राइसेस में गुड्स क्या कर दिए? सेल कर दिए। आंसर तो आपका क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। अगर कोई भी पार्टनर ऐसा कुछ कंडक्ट करता है कि जिससे वो फर्म को लॉस से क्या कर सके? बचा सके, तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन क्या हो जाता है? वैलिड हो जाता है। यहाँ पे ए ने जो भी किया वो सही किया, फर्म को बचाने के लिए किया, लॉस से बचाने के लिए किया, तो ये बिल्कुल वैलिड है। बी केस नहीं जीतेगा, बी केस हार जाएगा। ए को मिनिमम प्राइस और जो भी प्राइस में उसने बेचा, सेलिंग प्राइस, राइट, दोनों का डिफरेंस कंपेंसेशन के तौर पे बी को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देख लीजिए। यस, क्वेश्चन 3 बी, उसमें भी पहला। टाइकोन प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड। ये टाइकोन प्राइवेट लिमिटेड वो होल्डिंग कंपनी है किसकी? ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड की। एज पर द लास्ट P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 ऑफ ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड, इट्स टर्नओवर वाज 1.80 करोड़। इसका टर्नओवर क्या है? 1.80 करोड़ है। और अगर हम पेड अप शेयर कैपिटल की बात करें तो पेड अप शेयर कैपिटल आपकी कितनी आ जाती है? पेड अप शेयर कैपिटल उन्होंने दी हुई है 80 लाख रुपीस। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट्स टू अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। अच्छा, अगर हम बात करें स्मॉल कंपनी की तो उसके प्रोविजंस क्या बोलते हैं? आपकी पेड अप शेयर कैपिटल अप टू क्या होनी चाहिए? अप टू 4 करोड़ होनी चाहिए। और अगर हम टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर आपका क्या होना चाहिए? अप टू 40 करोड़ होना चाहिए। ये लिमिट्स है, पर उसके आगे उन्होंने कुछ दिए थे एक्सेप्शंस। क्या बोला था उन लोगों ने?
यहाँ पे वैसे तो आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है पेड अप कैपिटल या फिर टर्नओवर, क्यों देखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले ही बता दिया होल्डिंग और सब्सिडियरी। तो यहाँ पे आपका पहला ही एक्सेप्शन ये था कि स्मॉल कंपनी का स्टेटस आप अवेल नहीं कर सकते अगर आप क्या हो, होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी हो, या फिर सेक्शन 8 कंपनी हो, या फिर कोई स्पेशल एक्ट के अंदर बनी हुई कंपनी हो। तो इन तीनों चीज़ों के लिए स्मॉल कंपनी की लिमिटेशन या फिर आप स्मॉल कंपनी का स्टेटस अप्लाई नहीं कर सकते, अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्योंकि टीपीएल वो एक होल्डिंग कंपनी है, ग्लास प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है, इन दोनों में से कोई भी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। अब उन्होंने जो बोला है वो देख लेते हैं, हमने तो अपना कंक्लूजन भी दे दिया। The board of directors wants to avail the status of small company. The company secretary of the company advised the directors that Glassware Private Limited cannot be categorized as small company. अच्छा CS समझदार है। In the light of the above facts and in accordance with the provisions of the Companies Act 2013, you are required to examine whether the contention of company secretary is correct. Yes, बिल्कुल CS आपका बिल्कुल सही बोल रहा है, राइट? उसको सारे प्रोविजन वैसे भी पता है, तो उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल सही है। होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी हो आप, इसी वजह से इवन आपका टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल विद इन द लिमिट्स है, आप स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। क्वेश्चन 3B2 is in the Flower Fans Private Limited. There are only 5 members. All of them go in a boat on a pleasure trip into a open sea. The boat capsizes and all of them died being drawn. Explained with reference to the provision of Companies Act 2013. Is Flower Fans Private Limited no longer in existence? देखिए उनके सारे मेंबर्स की भले ही डेथ हो गई हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, राइट? और उसका क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन, ये वन ऑफ दी फीचर है किसका, कंपनी का, राइट? कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट का वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट फीचर है कि भाई आपके मेंबर्स भले ही आपके साथ ना हो, बट आपकी कंपनी तो एग्जिस्टेंस में ही रहेगी, उसका परपेचुअल सक्सेशन है। इसका मतलब हो जाता है कि भाई जब तक सूरज चांद रहेगा अपनी कंपनी चलती रहेगी, है ना? तो यहाँ पे वो चलती रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारे के सारे मेंबर्स की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो यही आपको क्वेश्चन में लिखना है कि वो एग्जिस्ट तो करेगी, वो अपना काम कंटिन्यू करेगी। अच्छा, ये फर्स्ट वाली बात हुई। सेकेंड भी उन्होंने कुछ बोल के रखा है, फर्दर इज इट करेक्ट टू से दैट अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट sue और बी sued। अब देखिए यहाँ पे अगेन आपको चीज बतानी है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो जो राइट्स इंडिविजुअल के पास है वही राइट्स कंपनी को मिल जाएंगे, राइट? तो वो खुद के नाम से प्रॉपर्टी बाय भी कर सकती है, खुद के नाम से प्रॉपर्टी सेल कर सकती है, उसके ऊपर केस हो सकता है, वो खुद केस कर सकती है, राइट? वो लोन रेज कर सकती है। ये सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, लिख देने हैं। बिल्कुल क्लियर है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सी। An anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for the performance has arrived. Discuss stating also the effect of anticipatory breach on contract. तो आपको बताना है anticipatory breach के बारे में, राइट? anticipatory breach में जनरली होता क्या है, तो भाई परफॉर्मेंस की ड्यू डेट से पहले ही वन ऑफ दी पार्टी ने क्या बोल दिया कि भाई अब हम परफॉर्म नहीं करेंगे, राइट? तो इसको आप बोलते हो एंटीसिपेटरी ब्रीच। अच्छा, इसकी मोटा दो इफेक्ट होती है। आप अभी समझ लो कि भाई अभी उन्होंने परफॉर्मेंस करने से वैसे भी मना ही कर दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट को अभी रिजाइन कर दो, है ना? अभी ही रिजाइन कर दो, रेपुडिएट कर दो और उसके ऊपर क्या कर दो, केस फाइल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर आप दूसरी चीज ये कर सकते हो कि भाई ड्यू डेट का वेट करो, देखो अभी भी उसको एक मौका दो, क्या वो अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर उसने परफॉर्म कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, कंटिन्यू कर जाएंगे। बट अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करो, है ना? और अब केस फाइल करो, डैमेजेस क्लेम करो,
ठीक है, तो यही दो इफेक्ट आती है एंटीसिपेटरी ब्रीच की।